हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश गुप्ता और आज हम बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए म्यूटेशन का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, म्यूटेशन मीन्स होता है नई जातियों का विकास होना। सही मायने में देखा जाए तो म्यूटेशन के द्वारा ही नई स्पीशीज का विकास होता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि म्यूटेशन ही विकास का वास्तविक फैक्टर होता है। आइए पिछली क्लास को थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। म्यूटेशन को मैंने बताया था कि एक म्यूटेरी शब्द से लिया गया है। इसका मतलब होता है टू चेंज, परिवर्तन होना। म्यूटेशन शब्द का सबसे पहले वर्णन डच के एक साइंटिस्ट ह्यूगो डिब्रीज 1844 से 1935 के बीच किया था। कौन सा वैज्ञानिक? ह्यूगो डी ब्रीज। कब किया था इन्होंने? 1844 से लेकर 1935 के बीच में इन्होंने अपने बगीचे में उगाए गए ओइनोथेरा लैमार्कियाना पौधों पर अनेक एक्सपेरिमेंट किया और उन पौधों पर कुछ टाइम के बाद देखा कि इनको कुछ नए लक्षण वाले जीव कुछ नए लक्षण दिखाई दिए। इन पर, उन पौधों पर जो उनके द्वारा प्रयोग में लाए गए थे, उनमें नए किस्म के लक्षण दिखाई दिए। और जिन पौधों में ये नए लक्षण विकसित हुए उनको ह्यूगो डिब्रीज ने म्यूटेंट कहा, उन पौधों को। और जो नए लक्षण दिखाई दिए, ये विकसित हुए, उनको इन्होंने म्यूटेशन की संज्ञा दी। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ह्यूगो डिब्रीज को ज्यादा मान्यता नहीं मिली। इसका एक रीजन था, इनका यह कहना था कि छोटी छोटी विभिन्नताओं के कारण म्यूटेशन का निर्माण नहीं होता या नई जातियों का विकास नहीं होता। छोटी छोटी विभिन्नताओं के कारण नई जातियों का विकास नहीं होता, बल्कि अकस्मात उत्पन्न हुए परिवर्तन, जिनको म्यूटेशन कहा जाता है, के द्वारा ही नए जातियों का विकास होता है। लेकिन वास्तव में म्यूटेशन शब्द का वर्णन टीएच मॉर्गन ने 1910 में ड्रोसोफिला मक्खी या फ्रूट फ्लाई पर एक्सपेरिमेंट के दौरान किया था। टीएच मॉर्गन 1910 में इन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी या फ्रूट फ्लाई पर एक्सपेरिमेंट के दौरान किया था और इनके अनुसार ये बताए कि जो मेल और फीमेल मक्खियां होती हैं, सभी की आंखों का रंग रेड कलर का होता है। लेकिन इन्होंने अपने जेनेटिकली एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा कि कुछ मक्खियों की आंखों का रंग सफेद हो गया, लेकिन इनके कलेक्शन में कोई भी सफेद आंखों का मक्खी नहीं थी। इन्होंने स्पष्टीकरण दिया इसके पक्ष में कि लाल आंखों के रंग का जो जीन्स होता है, जो एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है,
और वो कैसा होता है? प्रभावी होता है। इस जीन्स के किसी कारण बस अप्रभावी हो जाने के कारण कुछ मक्खियों की आंखों का रंग लाल ना होकर के सफेद हो गया, और इन सफेद आंखों वाली मक्खियों को इन्होंने म्यूटेंट कहा। तो मॉर्गन ने इन सफेद आंखों वाली मक्खियों को एक एक्सपेरिमेंट के दौरान समझाया, और उन्होंने बताया कि जब सफेद आंख वाली मक्खी का क्रॉस उसके होमोजाइगस फीमेल के साथ कराया जाता है, तो F2 जनरेशन में उत्पन्न होने वाली मक्खियों का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है, जिसमें से 3 जो मक्खियां होती हैं वो रेड आइड फीमेल होती हैं और एक मक्खी व्हाइट आइड मेल होता है। इसको मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के द्वारा यहां पर बताए दे रहा हूं। सपोज दैट यहां एक लाल आंखों वाली मक्खी है जिसकी आंखों का रंग जो है वो रेड कलर का है, और इनमें जो जीन्स पाए जाते हैं वो कैपिटल RR होते हैं। इनका जब क्रॉस जब व्हाइट आइड मेल के साथ कराया जाता है और इनका जो जीन्स होंगे वो स्मॉल RR होंगे। अभी मैंने बताया था कि इसमें से जो सफेद आंखों वाली मक्खियां थी, नर थी, इनका क्रॉस जब इन्हीं के होमोजाइगस किसके साथ कराया गया? फीमेल के साथ कराया गया। तो यहां पर ये दोनों पेरेंट्स कहलाएंगे। इसमें से एक गैमेट अलग हुआ, इसमें से एक गैमेट अलग हुआ, ध्यान से समझिएगा। ये दोनों गैमेट कहलाएंगे। अब इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा तो ये कैपिटल R और स्मॉल r, ये हाइब्रिड हैं, क्योंकि एक कैपिटल R है और एक स्मॉल है, और कैपिटल जो होता है जीन्स वो हमेशा ही स्मॉल के ऊपर डोमिनेंट होता है, तो इसी का कलर यहाँ पे शो होगा, और जो स्मॉल में होगा रिसेसिव होगा उसका यहाँ कलर शो नहीं होगा। तो ये हो गया F1 हाइब्रिड, F1 जनरेशन हो गई यहाँ पर। क्लियर? इसको F1 को मैं इधर लिखे दे रहा हूं ये। अब मॉर्गन ने क्या किया कि इस F1 जनरेशन में जो रेड आइड, अब ध्यान दीजिएगा ये रेड आइड ड्रोसोफिला है, तो इनका जब क्रॉस इन्हीं के होमोजाइगस यानी इन्हीं के समान जब मेल के साथ कराया गया, सपोज दैट ये मेल थे, इन्हीं के समान जब फीमेल के साथ क्रॉस कराया गया, तो यहां पर 4 प्रकार के F2 जनरेशन में मक्खियां प्राप्त होंगी। क्रॉस में कैसे क्रॉस कराएंगे? यहां पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहां हेटेरोजाइगस है तो एक ये क्या होगा कैपिटल R, और यहाँ एक स्मॉल r, एक यहाँ पे कैपिटल R, एक यहाँ पे स्मॉल r, और यहाँ पर ये दोनों मेल एंड फीमेल ऊपर की ओर
ये मेल को इंडिकेट करेगा, नीचे की ओर ये फीमेल को इंडिकेट करेगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि जब इस कैपिटल वाले आर का क्रॉस इस आर से कराया जाएगा तो कैपिटल आर और कैपिटल आर आर जो है ये क्या कहलाएंगे, रेड आइड फीमेल ड्रोसोफिला। इस आर का इस आर से कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये भी रेड आइड फीमेल ड्रोसोफिला। इस स्मॉल आर का कैपिटल आर से जब क्रॉस कराया जाएगा तो ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो ये फीमेल रेड आइड ड्रोसोफिला। और स्मॉल आर यहाँ पर, तो ये क्या है, ध्यान देना, यहाँ पे मैंने इसको मेल कहा था, इसको फीमेल कहा था, तो ये क्या होंगे, स्मॉल स्मॉल मेल। यानी कि इनका यदि हम फिनोटाइपिक रेशियो देखें तो एक रेड हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ, तो 3 ठो रेड आइड फीमेल हो गई और एक ठो ये क्या हुआ, व्हाइट आइड मेल हुआ। तो यहां पर मॉर्गन के अनुसार एक डिफिनीशन बनती है कि म्यूटेशन जीवों में उत्पन्न होने वाले अचानक परिवर्तन होते हैं जिनके द्वारा जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी नए गुणों का स्थानांतरण होता है। या कि हम ऐसे कह सकते हैं कि म्यूटेशन जीन्स में परिवर्तन होने पर नए प्रकार के नए किस्म के जातियों का विकास होता है। तो ये रहा, थोड़ा सा रिमाइंड कराया हूं आपको पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था। उसके आगे मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में काइंड्स ऑफ म्यूटेशन। तो काइंड्स ऑफ म्यूटेशन में मैंने ए नंबर में बताया था कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर म्यूटेशन के प्रकार, और दूसरा बताया था साइज और क्वालिटी के आधार पर म्यूटेशन के प्रकार। तो उसमें से जीन म्यूटेशन पहला नंबर था, और उसका यह दूसरा नंबर जो मैंने यहां बताने के लिए बोला था पिछली क्लास में, ये है क्रोमोजोमल म्यूटेशन और क्रोमोजोमल एबरेशन। हम पढ़ क्या रहे हैं आज, म्यूटेशन पढ़ रहे हैं। म्यूटेशन के द्वारा होता क्या है, न्यू स्पीशीज का विकास होता है, ठीक है। तो यहां पर क्रोमोजोमल म्यूटेशन और क्रोमोजोमल एबरेशन ये क्या है, तो क्रोमोजोम में होने वाले परिवर्तन क्रोमोजोमल म्यूटेशन और क्रोमोजोमल एबरेशन कहलाते हैं। ये जनरली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला नंबर है इसमें स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोजोम और दूसरा नंबर है न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोजोम। अब पहला नंबर है स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोजोम। तो किसी जीव के गुणसूत्र में परिवर्तन उसमें स्थित जीन्स के संख्या या उसके पुनर्विन्यास पर डिपेंड करता है। या इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि गुणसूत्र में होने वाले परिवर्तन उस पर उपस्थित जीन्स की संख्या या पुनर्विन्यास में परिवर्तन होने पर उत्पन्न होता है, और इस प्रकार के चेंजेस को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोजोम। ये 4 प्रकार के होते हैं, डिलीशन और डिफिशियंसी, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्जन। इन चारों को हम इस चित्र के माध्यम से भी समझा सकते हैं, ये इन्हीं चित्रों के माध्यम से इनको हम समझाएंगे। तो पहला नंबर है डिलीशन और डिफिशियंसी। हम जानते हैं कि किसी भी एनिमल सेल में या किसी भी प्लांट सेल में क्रोमोजोम की जो संख्या होती है फिक्स होती है, और उस क्रोमोजोम के अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान वह क्रोमोजोम जो होता है कई खंडों में डिवाइड होता है, और उन खंडों का जब क्रॉसिंग ओवर होता है, अदला बदली होती है, तो कुछ खंड क्या होते हैं, टूट करके या कि अलग हो जाते हैं, वो फिर से अपने वाले क्रोमोजोम में नहीं जुड़ पाते, या कि वो टूटे हुए खंड किसी दूसरे
गुणसूत्र पर आकर के जुड़ जाते हैं और इस प्रकार की कमी या अधिकता से जो क्रोमोसोम्स की संरचना होती है उसमें परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं और नए किस्म के जीवों का विकास होता है। तो यहां पर डिलीशन की परिभाषा हो जाएगी कि जब किसी क्रोमोसोम में उपस्थित जीन्स के कुछ खंडों का लॉस हो जाता है, या सीधे सीधे कह सकते हैं किसी क्रोमोसोम्स के जब कुछ खंड टूट करके अलग हो जाते हैं जिससे उस क्रोमोसोम में जीन्स की संख्या में कमी हो जाती है और उस क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, इस प्रकार की कमी को डिलीशन और डिफिशियंसी कहा जाता है। ध्यान ये देना है कि जो टूटा हुआ खंड होता है, सपोज दैट ये क्रोमोसोम हुआ और ये क्रोमोसोम में बीच में सेंट्रोमियर है और ये सेंट्रोमियर से ये सेगमेंट यहां से टूट करके अलग हो गया, तो इस टूटे हुए भाग में चूंकि सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है इसलिए ये विलुप्त हो जाता है और जब ये विलुप्त हो गया तो क्रोमोसोम की संरचना इतनी लंबी थी और इसमें उपस्थित जीन्स की संख्या सपोज दैट 6 थे, तो यहां पर चूंकि ये 2 नंबर तक टूट गया और टूट करके लॉस हो गया तो बचे कितने क्रोमोसोम्स में यहाँ जीन्स 3, 4, 5 और 6, 4 ठो बचे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे संरचना में परिवर्तन दिखाई देगा ही देगा और जब संरचना में परिवर्तन होगा तो जो न्यू स्पीसीज बनेगी उसमें या तो हानिकारक गुण विकसित होंगे और या कि लाभदायक गुण विकसित होंगे। तो चूंकि यहाँ संरचना में कमी दिखाई दे रही है तो हानिकारक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। यहां पर देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से इसी चीज को बता रहा हूं। यहां लिखा है 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यहां पर देखिए एक कलर्ड क्रोमोसोम है और इधर एक अनकलर्ड क्रोमोसोम है। पहले वाले क्रोमोसोम्स में 1 से 6 तक जीन्स हैं, दूसरे वाले में 7 से 12 तक। और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी जीव में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो पेयर्ड ही होती है। कैसी होती है? पेयर्ड, यानी कि वो या तो 4 होगी, 6 होगी, 2 होगी, 8 होगी, 10 होगी। तो यहाँ सपोज दैट ये 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, एक कलर्ड में दिखा रहा है एक नॉन कलर्ड में दिखा रहा है। तो यहाँ डिलीशन की जो परिभाषा मैंने बताया था, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि पहले वाले में 1 से 6 तक जीन्स है, दूसरे वाले में 7 से 12 तक जीन्स है। तो डिलीशन में यहाँ देखिए कि इस वाले क्रोमोसोम में 3 नंबर का जो जीन्स है यह टूट करके इससे अलग हो गया, डिलीट हो गया, जिससे इसकी संरचना क्या हुई, इसकी अपेक्षा छोटी हो गई और इधर नहीं कम है तो उतनी बड़ी है। इस प्रकार की कमी को क्या कहा जाता है? डिलीशन कहा जाता है। डुप्लीकेशन, जब किसी क्रोमोसोम में कुछ जीन्स की पुनरावृत्ति हो जाती है जिससे उस क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, इस प्रकार की अधिकता को डुप्लीकेशन कहते हैं। यहां देखेंगे पहले वाले क्रोमोसोम में जो 3 नंबर का जीन्स था ये 2 बार आया है, यानी कि इसकी पुनरावृत्ति हो गई, ठीक है, जिससे इसकी संरचना थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है। तीसरा नंबर है ट्रांसलोकेशन। यहां पर अभी मैंने बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो क्रोमोसोम होते हैं उनको कई कई टुकड़ों में डिवाइड होते हैं और उन टुकड़ों का क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान जब अदला बदली होती है तो हो सकता है कि जो माता वाला क्रोमोसोम्स है ये पिता वाला क्रोमोसोम्स है, पिता वाले के कुछ खंड माता वाले में और माता वाले कुछ पिता वाले में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहां देखेंगे कि पहले नंबर में जो क्रोमोसोम है कलर्ड वाला, तो इसमें नॉन कलर का जो 7 नंबर और 8 नंबर का जीन्स था वो इसमें आ गया और इसका पहला और दूसरा नंबर का जो जीन्स था इधर वाले नॉन कलर्ड वाले में स्थानांतरित हो गया। तो डिफाइन कैसे करेंगे? जब किसी क्रोमोसोम में
कुछ जीन्स की अदला बदली हो जाती है जिससे उनकी संरचना में परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं, और इस प्रकार की अदला बदली को ही ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। इन्वर्जन, फोर्थ नंबर इन्वर्जन है। इन्वर्जन में क्या होता है कि इसमें किसी भी जीव में उसके गुणसूत्र पर स्थित जो जीन्स होते हैं उनकी संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उनकी संख्या फिक्स रहती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब कोई क्रोमोसोम्स बीच से टूट जाता है दो भागों में और फिर से उसको जोड़े जाते हैं, तो उसके जो दोनों छोर होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे इनके विन्यास में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं इन्वर्जन में कि किसी गुणसूत्र में स्थित जीन्स, या इन्वर्जन में किसी गुणसूत्र में स्थित जीन्स की संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, बल्कि वह क्रोमोसोम जब 20 से 2 खंडों में टूट जाता है और उनके खंडों को फिर से जोड़ा जाता है, तो उनके सिरे जो होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे उनके विन्यास में परिवर्तन आ जाता है। या इसको दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जो टूटा हुआ सेगमेंट होता है गुणसूत्र का, वह टूटा हुआ सेगमेंट 180 अंश पर क्या होता है, घूम जाता है, जिससे उनका जो जीन्स का क्रम होता है वो चेंज हो जाता है, संरचना परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार के चेंजेस को इन्वर्जन कहा जाता है। और संरचनात्मक जो परिवर्तन होते हैं उसी के द्वारा न्यू किस्म के जीवों का विकास होता है। तो यहाँ चित्र में आप देख पा रहे हैं कि 1 से 6 तक कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई क्रोमोसोम का जो सेगमेंट था कलर्ड वाले का वो 20 से टूटा, यहाँ से ये ब्रेक हो गया, और इस ब्रेक हुए भाग को हम क्या करें, जब दोबारा जोड़े तो किसी कारण बस पलट गया। तो इसका क्रम क्या था, पहले यहाँ 2, 3 और 4 था, और ये जब जुड़ा तो ये क्या हुआ, ऐसे जब घूमा तो जब घूमा तो इसका 4 नंबर पहले, 3 और 2, तो 4 3 2, 1 4 3 2 5 6। ठीक है, इस इन्वर्जन को थोड़ा सा और डिटेल्ड कर रहे हैं। Suppose that it is a chromosome A, B, C, D, E, F, G, H, I। इस क्रोमोसोम में इतने जीन्स स्थित हैं। इस क्रोमोसोम को जब क्या करते हैं, बीच से क्या किए, ब्रेक करवा रहे हैं। अभी ये चूंकि बीच से टूटा नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। अब यहां से इसको बीच से तोड़ेंगे तो ये कैसा बनेगा, ठीक है। अब यहां से बीच से तोड़ दिए तो ये ए बी, अब ये क्या है, जी एफ ई डी, अभी अपने स्थान पे ही है, सी, यहाँ एच और ये आई। अब इसको जब सीधा करेंगे
अब इसमें देखिएगा ए बी जी एफ ई डी सी एच और आई। तो यहां ऊपर में हम देख रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, लेकिन यहां पर देख रहे हैं जब इसको सीधा किए तो ए बी जी एच जी एफ ई डी सी एच आई, जीन्स तो उतने ही हैं लेकिन इनका जो सीक्वेंस है वो परिवर्तित हो चुका है। तो ये रहा स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम। अब इसका दूसरा नंबर है क्रोमोजोमल म्यूटेशन का, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोजोम। किसी का है क्या? ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम क्या होता है। आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी एनिमल्स में क्रोमोसोम की नंबर फिक्स होती है और उन पर जो जीन्स पाए जाते हैं वो भी फिक्स होते हैं क्रोमोसोम पर। यानी कि किसी भी एनिमल्स के संपूर्ण जीवन पे क्रोमोसोम्स की संख्या स्थिर होती है, फिक्स होती है, और उस पर जीन्स की संख्या भी लगभग क्या होती है, फिक्स ही होती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ कारणों बस उनके जीन्स की संख्या में कमी या अधिकता आ जाती है, जिससे उस जीव का संपूर्ण जीनोम ही चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम कहा जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि जो न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम होता है यह एनिमल्स में बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट्स में यह बहुतायत में देखने को मिलते हैं। ये जनरली दो प्रकार का होता है न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम। इसमें ए नंबर है एन्यूप्लाइडी, एन्यूप्लाइडी क्या है, इसमें किसी एनिमल्स के सोमैटिक क्रोमोसोम की नंबर के बराबर, या ऐसे कह सकते हैं एन्यूप्लाइडी में कि गाय गुणसूत्र की संख्या के बराबर या उससे ज्यादा गुणसूत्रों की कमी या अधिकता को एन्यूप्लाइडी कहते हैं। सपोज दैट किसी भी एनिमल्स में उसके किसी एक सेल में जितने क्रोमोसोम्स की संख्या है उस क्रोमोसोम की संख्या के ही बराबर या उससे कम या ज्यादा क्रोमोसोम की संख्या की कमी को या अधिकता को एन्यूप्लाइडी कहा जाता है। एन्यूप्लाइडी 4 प्रकार की होती है, ये जीवों में 4 प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन से? मोनोसोमिक,
मोनोसोमी, दूसरा नंबर है नलिसोमी, तीसरा नंबर है ट्राइसोमी और चौथा नंबर है टेट्रासोमी। तो पहला नंबर क्या है? मोनोसोमी। इसमें कायिक गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है जिसे मोनोसोमी कहा जाता है। इसे 2n-1 से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार की गुणसूत्र की कमी का जीवधारियों पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके प्रभाव से जो डिप्लॉयड एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं वो जीवित नहीं रह पाते, लेकिन जो पॉलीप्लॉयड प्लांट्स होते हैं वो जीवित रह जाते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शंस है। टमाटर एक ऐसा प्लांट है जो डिप्लॉयड होता है, लेकिन वो मोनोसोमिक होने पर भी वो जीवित रहता है। ठीक है। और इसमें जो पॉलीप्लॉयड प्लांट हैं, गेहूं है, वीट, जौ, कपास, ये सभी कैसे होते हैं? मोनोसोमिक प्लांट होते हैं। दूसरा नंबर है इसमें नलिसोमी। तो जब काय गुणसूत्र में 1 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की कमी हो जाती है, इस प्रकार की कमी को नलिसोमी कहा जाता है। इन्हें 2n-2 से दिखाते हैं। और इस प्रकार की कमी से जीवों पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की कमी से आपको बताना चाहूंगा, तंबाकू और कपास के जो पेड़ होते हैं वो पॉलीप्लॉयड होने की दशा में भी वो जीवित नहीं रह पाते। दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, पॉलीप्लॉयड और डिप्लॉयड। पॉलीप्लॉयड वो जीव होते हैं जिनमें 2 क्रोमोसोम के अलावा और क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी सेल में एक जोड़ी क्रोमोसोम हुआ, तो पॉलीप्लॉयड में कैसे होंगे? 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे या 6 होंगे। ये पॉलीप्लॉयड का मतलब समझ में आ गया। डिप्लॉयड यानी कि जिसमें द्विगुणित हो, पेयर में हो। हेप्लॉयड मतलब जिसमें एक ही क्रोमोसोम हो, है ना। 2n-1 ये जो सूत्र है, यहां पर 2 का मतलब हुआ n फॉर नंबर। मान लीजिए यहां पर अभी मैंने बताया तंबाकू, ये कपास में तंबाकू में मान लीजिए क्रोमोसोम की जो संख्या थी वो कितनी थी? 2। n फॉर नंबर, तो नंबर मान लेते हैं यहां पर 2। तो 2n यानी 2 इंटू 2 -1, यानी क्रोमोसोम की संख्या इसमें कितनी थी? 4 -1 हो गया, बचे कितने? 3। अब जब 3 क्रोमोसोम बचेंगे 4 की जगह पर, तो उसमें हानिकारक प्रभाव ही देखने को मिलेगा। उसमें कोई लाभदायक गुण तो दिखाई नहीं देगा। तीसरा नंबर है इसमें ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी क्या होता है? जब किसी जीव के सोमैटिक क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है, ये वृद्धि हो जाती है, उसे ट्राइसोमी कहा जाता है। इसे 2n+1 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
इस प्रकार की अधिकता से उस गुणसूत्र की 3 प्रतियां पाई जाती हैं। मान लीजिए कि उसमें 2 ठो गुणसूत्र थे, एक जोड़ी, तो ट्राइसोमिक में एक ठो और बढ़ जाएगा। इस प्रकार की अधिकता का जीवों पे हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन जीवों की मृत्यु नहीं होती। जैसे यदि हम मनुष्य में देखें तो इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि ह्यूमन में एक क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाती है, सॉरी एक संख्या बढ़ जाती है, जिससे इससे सामान्यतः बच्चे ग्रसित होते हैं डाउन सिंड्रोम में। इसको मंगोलिज्म डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उन बच्चों की डेथ नहीं होती है। प्लांट में ये देखें तो इसमें जौ, टमाटर, बाजरा, ये प्लांट होते हैं जो कैसे होते हैं, ट्राइसोमिक होते हैं। टेट्रासोमिक क्या कहलाता है, जब किसी एनिमल्स के सोमैटिक क्रोमोसोम में 1 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की वृद्धि हो जाती है, जिसे टेट्रासोमिक कहा जाता है। इन्हें 2n+2 से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें एक क्रोमोसोम की 4 प्रतियां पाई जाती हैं और कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि किसी भी एनिमल्स में एक क्रोमोसोम की जगह 2 क्रोमोसोम का अधिक पाया जाना यह अत्यंत हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं और उससे जीवों की अंततः डेथ हो जाती है। तो ये हुआ क्या, एन्यूप्लाइडी। अब इसमें दूसरा नंबर आता है न्यूमेरिकल चेंज में, यूप्लाइडी। तो यूप्लाइडी में आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर किसी एनिमल सेल में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की मूल संख्या के बराबर ही क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। यूप्लाइडी में क्या बताएंगे कि यहां पर पाए जाने वाले क्रोमोसोम की मूल संख्या के बराबर ही कमी या अधिकता पाई जाती है, जिसे यूप्लाइडी कहा जाता है। यहां पर सपोज दैट किसी एनिमल सेल में उसकी जो बेसिक क्रोमोसोमल नंबर है, सपोज दैट n=7, किसी कोशिका में जो मूल गुणसूत्र की संख्या है वो कितनी है, 7 है। तो यहाँ पर जो गुणसूत्र की कमी अधिकता होगी, इसी का मल्टीपल होगी या उसका डिवाइड होगा। तो यदि मल्टीपल में होगा तो 7, 14, 21, 28, 35 है ना। और यदि इसी की कम संख्या में होगी, तो यदि मान लीजिए उसमें 35 है तो उसमें 7 का भाग दे दीजिए, तो 7 × 35, इस प्रकार से क्रमशः कमती जाएगी। जो यूप्लाइडी होते हैं ये जीनोम की संख्या के आधार पर जनरली 3 प्रकार के होते हैं। इसमें मोनोप्लाइडी, जब किसी सेल में क्रोमोसोम का केवल एक सेट या एक जीनोम पाया जाता है, उसको मोनोप्लाइडी कहा जाता है। अब एक सेट मतलब हो गया, ये एक सेट हो गया क्रोमोसोम का, है ना। और इसका एक जो है इसको जीनोम भी कहते हैं। और दूसरा नंबर है मोनोप्लाइडी, डिप्लाइडी, जब किसी
सेल में क्रोमोसोम के 2 सेट या 2 जीनोम पाए जाते हैं, उसको डिप्लॉइडी कहा जाता है। और तीसरा नंबर है पॉलीप्लॉइडी। तो जब किसी सेल में क्रोमोसोम के 2 से अधिक सेट अथवा जीनोम की संख्या पाई जाती है, उसको पॉलीप्लॉइड कहा जाता है। क्लियर? यानी कि जीनोम की संख्या के आधार पर यूप्लॉइडी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। लेकिन जनरली जो यूप्लॉइड एनिमल्स होते हैं वो पॉलीप्लॉइडी दशा में देखने को मिलते हैं। तो जो पॉलीप्लॉइडी होता है पॉलीप्लॉइडी को कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, डॉट डॉट डेकाप्लॉइड तक। तो ये कई भागों में है। जैसे पहला नंबर है ट्रिप्लॉइड इक्वल टू 3n। तो ट्रिप्लॉइड क्या होंगे कि इसमें किसी भी जीव में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके 3 सेट्स पाए जाते हैं। किसी भी जीव में क्रोमोसोम्स के कितने सेट पाए जाएंगे? क्रोमोसोम की संख्या 3। इस प्रकार के ट्रिप्लॉइड का निर्माण एक पेयर होमोलोगस ओवम और एक स्पर्म के मिलने से होता है। टेट्राप्लॉइड क्या कहलाएंगे? जब किसी जीव में क्रोमोसोम की संख्या 4 हो। टेट्राप्लॉइड, इसको 4n से प्रदर्शित करते हैं। इसमें सपोज दैट ये कितने हैं? 4 जीनोम पाए जाते हैं। इसमें ये इस प्रकार के जो जीव होते हैं उनका निर्माण डिप्लॉइड ओवम और डिप्लॉइड स्पर्म के मिलने से होता है। टेट्रा के बाद पेंटा, पेंटा में जिसमें 5 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, वो उसमें क्या हो जाएगा? पेंटाप्लॉइड में पेंटाप्लॉइड यानी कि 5n। अब इसमें 5 तो इसमें एक डिप्लॉइड ओवम, एक डिप्लॉइड स्पर्म, नहीं, 2 डिप्लॉइड ओवम और एक हैप्लॉइड स्पर्म के मिलने से इस प्रकार के जीवों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से हम हेक्साप्लॉइड, डेकाप्लॉइड में जाएंगे। तो डेकाप्लॉइड में क्या होगा? जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी? ये क्रोमोसोम के 10 सेट पाए जाते हैं, जिसमें उसको डेकाप्लॉइड कहते हैं। तो ये रहा सेकंड नंबर आज का, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशन। और इस प्रकार से के परिवर्तन से, यानी क्रोमोसोम्स की संख्या या संरचना परिवर्तन से न्यू स्पीशीज का निर्माण होता है। आज के टॉपिक में इतना ही। कल मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा, यानी कि म्यूटेशन का पार्ट 3 लेकर के आऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।